अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सर नूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज की हमारी क्लास आने वाले वक्त के बारे में है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में है। इससे पहले क्लासों के अंदर हमने समझा था कि गुज़रा हुआ वक्त और मौजूदा वक्त के बारे में समझा था, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट के बारे में समझा था। और ये भी इंडेफिनिट सीरीज़ ही कंटिन्यू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप समझ चुके हैं पिछली क्लासों के अंदर, और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट भी समझ चुके हैं। आज की क्लास में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट जो है इसको हम समझेंगे। आइए चलते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं हम। डेफिनेशन बता रही है हमें, इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन हैज़ नॉट हैपेंड येट। एक ऐसा काम जो कि अभी हुआ है नहीं, ऐसा काम जो अभी हुआ नहीं, एंड विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, लेकिन आने वाले वक्त में किसी मखसूस वक्त पर वो काम होगा। सही, तो इस किस्म के काम को जो कि अभी हुआ नहीं है और प्रेजेंट में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त में वो काम होगा, तो उसको जो हम क्या कह रहे हैं, वो एक्शन किसका है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्शन कहलाएगा। ये तो डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इसके कुछ यूजेस हैं मखसूस किस्म के, जो कि यहाँ जो एक्सप्लेन किए जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ में। एग्जाम्पल है, शी विल वॉच टीवी। वो टीवी देखेगी, वो टीवी देखेगी। इस सेंटेंस के अंदर टीवी का देखना जो है वो अभी परफॉर्म नहीं हुआ, यानी ये काम अभी हुआ नहीं, टीवी को देखा नहीं गया है, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले वक्त में टीवी को देखा जाएगा। तो यहाँ ये वर्ब के इंडिकेट कर रहा है, जो कि वॉच है, कि इट विल बी। तो यहाँ विल वॉच टीवी, तो शी विल वॉच टीवी, वो टीवी देखेगी, यानी कि आने वाले वक्त की बात की जा रही है। इसके बाद इसके यूजेस के ऊपर आते हैं। नंबर 1 यूजेस का क्या है, थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। ऐसे काम जिसको हम होने से रोक नहीं सकते, जिसको हम होने से रोक नहीं सकते, ऐसे काम के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। किस तरीके से, एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है, आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे। आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे। अगले सैटरडे को, यानी कि आने वाले सैटरडे को, हफ्ते को, मैं 20 साल का हो जाऊंगा। यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं एज को। तो एज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये वक्त से ताल्लुक़ रखता है और वक्त को हम काबू नहीं कर सकते, वक्त गुजरता रहता है। तो इस तरीके से एज का बढ़ना जो है वो इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते बढ़ने से। तो यहाँ पर इसके लिए हमने जो टेंस यूज़ किया, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है सब्जेक्ट के बाद शैल बी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, इसलिए शैल बी का लफ्ज़ है। अगर ये एक्शनल होता तो सिर्फ शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही होती। तो ये नॉन एक्शनल है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ स्ट्रेट वर्ब के तौर पर जो है शैल बी का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 2, इट विल बी ईद इन अ वीक। इट विल बी ईद इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर क्या होगी, ईद होगी, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर, यानी कि एक हफ्ते के बाद या एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है क्या होगी, ईद होगी। तो ईद का होना, कोई भी इवेंट का होना, जैसे हम मुस्लिम्स जो है रमज़ान की बात करें, रमज़ान का महीना आ जाए, सफ़र का महीना आ जाए, शवाल का महीना आ जाए, जिलहज का महीना आ जाए, तो महीने चेंज होते रहते हैं। जिस तरह जनवरी फरवरी जो है इंग्लिश कैलेंडर के महीने हैं, तो वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि दिन आगे बढ़ते रहते हैं, महीने गुजरते रहते हैं, साल चेंज होते रहते हैं, तो इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, विल बी का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो कि फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है, वी विल नो आवर एग्जाम रिजल्ट इन मई। मई में, मई के महीने में हम अपने रिजल्ट को जान लेंगे, यानी कि हमें रिजल्ट का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आने हैं, जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आने हैं, जिसके पेपर आपने दिए हुए होंगे, तो उसका रिज़ल्ट एक ना एक दिन आना ही होता है, जिसको हम कंट्रोल या रोक नहीं सकते एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट को। तो जो कि बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बोर्ड अपने रिज़ल्ट जो है अनाउंस करता है साल ब साल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हाट वी थिंक
or believe will happen in the future. What we think or believe will happen in the future, यानी कि अपने जहन के मुताबिक जो हम सोचते हैं या यकीन कर लेते हैं, अपना एक क्या कहते हो, एक सोच बना लेते हैं, एक यकीन कर लेते हैं कि ये काम होगा आने वाले वक्त में, यानी कि मेरे सोच के मुताबिक ऐसा हो जाएगा। तो ये थिंक से मुराद है, और बिलीव क्या है कि मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होगा। तो यहाँ पर भी इन दोनों के लिए, थिंक के लिए भी, बिलीव के लिए भी, सोच के लिए भी और यकीन के लिए भी जो है हम फ्यूचर को यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से? आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। तो आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, इसके अंदर मैं अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ, अपनी ओपिनियन जो है बयान कर रहा हूँ कि मैं जो पाकिस्तान है वो क्या हो जाएगा, ये मैच जीत जाएगा। ये मेरी अपनी थिंकिंग है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर जो है श्योरिटी से बात की जा रही है। आई एम श्योर असद विल गेट फर्स्ट पोजीशन, मुझे यकीन है कि असद फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेगा। तो यहाँ पर मेरे बिलीव है। सेकेंड सेंटेंस के अंदर आपने अपनी बिलीव की बात की। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है फ्यूचर को यूज करने के लिए, वो है व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। व्हेन वी डिसाइडेड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त हम बात कर रहे हों उसी वक्त हम कुछ फैसला कर लें, कुछ तय कर लें, कोई डिसाइड कर लें, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से? इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, अब इस बारिश के होने की वजह से ऑन द स्पॉट मैंने डिसाइड कर लिया, क्या कर रहा हूं कि मैं अम्ब्रेला लूंगा, यानी कि अम्ब्रेला लेके निकलूंगा बाहर, क्योंकि बारिश हो रही है। तो यहाँ पर इस फर्स्ट कंडीशन की वजह से सेकंड कंडीशन यानी कि सेकंड स्टेप मुझे लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो सेकंड स्टेप है वो फ्यूचर के जो है टेंस को जो है यूज करते हुए बनाया गया है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला लूंगा। सही, बारिश होने की वजह से। सही, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स का तस्करा किया गया है। अब एक और स्ट्रक्चर है जो कि फ्यूचर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, गोइंग टू का। गोइंग टू, अब ये गोइंग टू क्या है? व्हेन वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग बिफोर टॉकिंग अबाउट इट, जब हम बात करने से पहले ही डिसाइड कर लें, उसके बारे में बात करने से पहले ही डिसाइड कर लें कि मैं ये काम करूंगा, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा इट इज गोइंग टू रेन। फॉर एग्जाम्पल है ये, इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। यहाँ गोइंग टू का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, बारिश होने वाली है, अभी हुई नहीं, होने वाली है, फ्यूचर टेंसेस की बात की जा रही है। लुक एट दोज क्लाउड्स, अब ये जो बात की जा रही है गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सेकंड जो आपका सेंटेंस नजर आ रहा है, इस कंडीशन की वजह से जो है बात हो रही है। लुक एट दोज क्लाउड्स, उन बादलों को देखो, बारिश होने वाली है। अब बादलों की वजह से एज्यूम कर लिया गया कि बारिश होने वाली है, तो गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बोट इज फुल ऑफ वाटर, कश्ती पानी से भर गई है। इट इज गोइंग टू सिंक, ये डूबने वाली है। कश्ती में पानी जमा होने की वजह से क्या हो रहा है? डिसाइड किया गया कि गोइंग टू का स्ट्रक्चर यहां पर आपको नजर आ रहा है सेकंड सेंटेंस के अंदर, इट इज गोइंग टू सिंक, ये कश्ती डूबने वाली है। तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन की वजह से सेकंड कंडीशन के बारे में डिसाइड किया गया है बिफोर टॉकिंग अबाउट इट। सही। थर्ड वन है शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी। शी इज गोइंग टू का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी, उसका बच्चा होने वाला है या वो बच्चा पैदा करने वाली है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो है अभी काम हुआ नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में होगा। तो यहाँ गोइंग टू का स्ट्रक्चर जो है इस्तेमाल हुआ फ्यूचर के सेंस के हवाले से। तो ये आज हमने इस हवाले से समझा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और इसकी यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस हमने एक और स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया जो कि फ्यूचर को जो है रेफर कर रहा होता है, जो कि गोइंग टू है। तो आज तक की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।